नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल गांव में एक ऐसा स्थान होता है जहां गांव के किसान इकट्ठा होते हैं और अपने खेती बाड़ी के विचारों को साझा करते हैं। किसान भाइयों, किसान हमारे देश को अनाज प्रदान करता है, जिससे हमारे किसान भाई तो आर्थिक रूप से संपन्न होते ही हैं, हमारे देश के किसानों की खाद्यान्न समस्या हल होती है। किसान भाइयों, आज हम हैं जिला सागर के विकासखंड खुरई के गांव बनखरिया में। यहां पर एक चौपाल का आयोजन किया गया है। चौपाल में अनेक सफल किसान हैं, साथ में ही कृषि वैज्ञानिक भी हैं और ऐसे भी हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो पहले कृषि विभाग में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर रहे, अब सेवानिवृत्त होकर वो खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं और किसानों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। तो किसान भाइयों, किसान एक कृषि की महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो गांव में रहकर अनाज उत्पादन करते हैं। एक ऐसे ही किसान से, वरिष्ठ किसान से आपकी भेंट कराता हूं। अपना परिचय दें। मेरा नाम शिव कुमार ठाकुर है। ग्राम बनखरिया का रहने वाला हूँ। खुरई तहसील सागर जिला MP का हूँ। अपना परिचय दें। भगवान सिंह ठाकुर, SADO से मैं रिटायर्ड हूँ। यहीं पर मेरा जन्मभूमि है, बनखरिया में ही मैं खेती कर रहा हूँ। अपना परिचय दें। मैं शिवराम सिंह रघुवंशी, अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई। तो किसान भाइयों, ये तो वरिष्ठ वैज्ञानिक और गांव के ऐसे अच्छे किसान हैं जो खेतीबाड़ी को बढ़ावा देते हैं। किसान भाइयों, जब भी हम किसानों के बीच जाते हैं, आप सच मानो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और परिचय के बाद मैं सबसे पहले कृषि महाविद्यालय खुरई के जो डीन हैं उनसे कहूँगा कि सामूहिक कृषि के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कि अपने सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में होता है सोयाबीन। तो सोयाबीन में अब मैं देखता हूँ कई जगह जहाँ पानी ज़्यादा आया हुआ है, सोयाबीन की बढ़वार ज़्यादा नहीं हो पाई है और फूल आना शुरू हो गया है। तो अब किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि उसमें वृद्धि कारक कोई सा भी ऐसे मार्केट में कई मिलते हैं हार्मोन वगैरह का, अपन पौधा बढ़ जाएगा। जब फूल आ गया है तो अपने को फूल के बाद फली में वो बदलेगा। तो इस अवस्था में कोई सा भी वृद्धि कारक हार्मोन वगैरह का स्प्रे ना करें और साथ साथ में इस बात का ध्यान रखें कि अपने खेतों में और शाम को 4 बजे जाएं। कितने बजे? 4 बजे। तो उसमें जब अपन खेत के बीच में जाएंगे, दोनों पंक्तियों के बीच में, तो वहाँ पर देखें कि यदि हमारे खेत में कोई छोटी इल्ली आ रही है, उसका परीक्षण अपने को ये करना है कि थोड़े से 20 खेत में चले जाएंगे 20-25 मीटर अंदर और वहाँ जाकर अपनी सफ़ेद तौलिया बिछा के पौधे को हिलाएंगे। यदि बिल्कुल बहुत बारीक भी इल्ली दिख रही है अपने को, तो वो जो इल्ली है वो इतनी खतरनाक इल्ली होती है कि अब समय आ रहा है, मौसम खुला रहेगा, तो अब इस बात का एक अध्ययन कर लें सब लोग जाके आज कल परसों में कि हमारे उसमें कोई छोटी इल्ली वगैरह तो नहीं है। वो यदि इल्ली है और साथ साथ में इसी समय में एक हमारा आता है चक्रभृंग, जिसको बोलते हैं गर्डल बीटल या रिंग कटर। वो पौधे में एक रिंग बनाता है, उससे पौधा ऊपर सूख जाता है। तो इस समय मतलब वो भी हमको दिखता है और एक आध कहीं पूरे खेत में पौधा हल्का सा ऐसा मुरझाया हुआ दिखेगा। तो वहाँ आप देखेंगे तो हल्की सी एक रिंग बनी हुई दिख रही होगी। यही समय है कि इसका हम निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद यदि हमको कहीं दिखता है या कोई दिख रहा है कि अब गर्डल बीटल की समस्या आने वाली है, तो हमारे पास एक दवाई आती है लैम्डा साइलोहेथ्रिन, उसका अकेला छिड़काव करें क्योंकि वो इस समय जो आता है उसमें हमको ही रसायन का उपयोग करना है और जो हमारी फसल है उसको हम इससे बचा पाएंगे। और दूसरी हमारी जो मुख्य फसल है कि जहाँ कई लोगों की फसल ख़राब हो गई है तो उन लोगों ने उर्द बो दिया है। तो जो किसान भाई ने उर्द बोया है कि वो 2 ही फसलें इस बार हमको देखने को मिल रही हैं, सोयाबीन और उसके बाद यदि सोयाबीन में सफल नहीं हो पाए तो उर्द पे आ गए हैं वो लोग। तो उर्द में भी इस टाइम देखेंगे तो हमको जो उसमें आता है ना येलो मोजेक, जिसको बोलते हैं पीत रोग, पीला पत्ता पड़ने लगता है, तो वो भी देखा गया था कि हमारे खेत में उसका कोई रोग की समस्या तो नहीं है। अच्छा, जब पीला पत्ता रोग आ जाता है उस टाइम पर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके लिए भी हमको शाम के टाइम यदि हम खेत में जाएंगे और जाकर देखेंगे तो वहाँ पे हमको यदि खेत में से निकले तो यदि हमने पौधे को हराया तो एक सफ़ेद मक्खी दिखेगी आपको, ये उसकी मुख्य पहचान है। सफ़ेद मक्खी यदि आ गई ना तो समझ जाओ कि आगे चल के अगले 8-10 दिन में हमारे उसमें पीत रोग या इसको हम बोलते हैं येलो मोजेक रोग आ जाएगा, क्योंकि वो एक वायरस से फैलता है जिसको हम विषाणु बोलते हैं और उसको वाहक के रूप में सफ़ेद मक्खी काम करती है। तो यदि सफ़ेद मक्खी दिख रही है आपके उर्द वाले खेत में तो उसके लिए हमारा इमिडाक्लोप्रिड ये दवाई आती है, उसका स्प्रे करना है। और इससे बचने के लिए बस एक आज हमने स्प्रे कर दिया यदि सफ़ेद मक्खी दिखाई दे रही है और बाद में 12 से 15 दिन में एक दूसरा स्प्रे यदि हम
दोबास करते हैं तो हमारी उड़द की फसल पूरी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो ये दो ही इस टाइम की बिल्कुल समसामयिक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको कि अपने को देखना है। तो किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे किसान भाई निरंतर खेत की देखरेख करें। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया, आप शाम के टाइम अवश्य खेत पे जाएं और ये देखें कि किसी तरह का कोई कीट तो नहीं है, अगर है तो उसके नियंत्रण के उपाय करें। किसान भाइयों, किसी बात की जानकारी आपको सफलता दिला सकती है। हमारे बीच में एक ऐसे सफल किसान हैं जो है पहले कृषि विभाग में के माध्यम से किसानों के बीच सेवा करते थे, अब गांव में रहकर किसानों के बीच स्वयं खेती कर रहे हैं और किसानों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये भगवान सिंह जी ठाकुर, आप बताएं एक सफल किसान कैसे बना जाता है? मैंने जब BSc MSc इंदौर से किया, गवर्नमेंट जॉब में गया, 1980 से मैं प्रयासरत हुआ कि गांव में खेती के बारे में विशेष उन्नति करना है। उस समय से मैं लगातार खेती की तरफ ध्यान देता रहा और बलराम तालाब 1993 में यहाँ हमने सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया। उस समय मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग द्वारा 2 किस्तों में 40-40 हज़ार रुपया तालाब के लिए दिया जाता था। आधा काम होने पर 40 हज़ार रुपया दिया जाता था, पूर्ण काम हो जाता था तो 40 हज़ार और दिया जाता था। तो किसानों में एक प्रोत्साहन के लिए शासन देती थी पैसा। इसका जब उपयोग हुआ और जब उससे सिंचाई हुई तो उत्पादन में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई। पूर्व में यहाँ C306 और हवेली बंधान के माध्यम से खेती होती थी, सूखी खेती, पानी था नहीं, किसान बो देता था, रासायनिक खाद भी उस समय नहीं उपयोग होते थे। तो 1 एकड़ में 5-6 कुंटल 3 कुंटल जो जैसी ज़मीन है इतनी पैदावार में ही संतोष करना पड़ता था। परंतु ट्यूबवेल का समय आया, कुछ लोगों ने ट्यूबवेल खनन करवाए, उनसे सिंचाई का रकबा बढ़ा, सिंचाई की ओर किसानों का विशेष रुझान हुआ और बलराम तालाब जैसी स्कीम किसान के लिए बहुत फलीभूत हुई और किसानों ने उसको बहुत पसंद किया। उसका प्रमुख कारण ये था कि वो ज़मीनी वाटर था, ज़मीनी जल होने से उसको उठाकर खेतों तक ले जाना सरल था। ट्यूबवेल से सबमर्सिबल पंप जो काफ़ी गहराई से डालना पड़ते थे, बिजली होती नहीं थी, जनरेटर से डीजल बहुत ज़्यादा जलता था। उससे क्या है, खेती का रकबा जो है सिंचित तो हो जाता था लेकिन आय व्यय का रेशो डगमगा जाता था, कम लागत में खेती नहीं हो रही थी। इसलिए किसानों ने मेरे गांव में ज़बरदस्त रूप से बलराम तालाब बनाए और रासायनिक उर्वरकों का उस समय उपयोग हुआ और छोटी बढ़ने वाली गेहूं की जातियां जिनके लिए 2 जीन और 3 जीन ड्वार्फ होती हैं, कम बढ़ती हैं, उनमें कितना ही खाद आप उपयोग कर सकते हैं और कितनी 5-7-4 सिंचाई जिसके पास जो है वो सिंचाइयाँ कर सकते हैं और उससे उत्पादन 1 एकड़ में 18 से लेके और 22-23 कुंटल तक मेरे गांव में कुछ लोगों ने लिया है। कम रकबा में उत्पादन अधिक ले लिया क्योंकि 5 सिंचाइयाँ कर लेते थे। जब रकबा बढ़ा तो औसतन यहाँ 18-20 कुंटल प्रति एकड़ यहाँ पर जो है मैक्सिकन गेहूँ जो कम बढ़ने वाली जातियाँ हैं उनका उत्पादन किसान ले रहा है और उससे ग्राम में बहुत संपन्नता आई। गांव के अंदर RCC के मकान अत्यधिक मात्रा में है, एक मकान 40 से 50 लाख जिसकी लागत है ऐसे भी किसानों ने बनाए, AC भी लगाई, 10-12 4 व्हीलर हैं हमारे गांव में, 32 ट्रैक्टर हैं, जनसंख्या मात्र 550 है। सरकारी नौकरियों में भी हमारे यहाँ युवा पढ़े और सरकारी नौकरियों में भी आगे बढ़े। इस प्रकार से ग्रामीण विकास की प्रमुख रीढ़ हमारी रही वो रही बलराम तालाब। बलराम तालाब से हम लोगों को बहुत लाभ मिला, आज भी हम उनसे बहुत लाभ ले रहे हैं और संपन्नता की ओर हैं। जी जी। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पहले हम सुनते थे भैया पंजाब और हरियाणा में अच्छी खेती होती है, वहाँ के लोग अच्छी नौकरी करते हैं, और वक्त बदल गया है। हमारे प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश के गांव के किसान भी आज आर्थिक रूप से संपन्न हैं और वो इससे सामाजिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। वो फसल का उत्पादन तो आपने सुना, भगवान सिंह भाई साहब ने बताया कितनी बड़ी अच्छी पैदावार ले रहे हैं। एक अनुभवी किसान और हमारे बीच में हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप एक सफल किसान कैसे बने, कैसे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? वही
जो BS ठाकुर ने बोला है कि बलराम तालाब से हर किसान पानी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण 1 पानी 2 पानी और 3 पानी तक देता है फसल में। ये सनौरा है जो उसमें 3 पानी देना ज़रूरी होता है, इसलिए उस फसल की पैदावारी अधिक बढ़ रही है। वही बोला उनने कि 17-18 क्विंटल से 20-22 क्विंटल तक जाता है। वो कोई भी किसान ऐसे हैं कि 2 पानी भी दे रहे हो जितना उनके पास पानी है, मगर 25% किसान 30% किसान 3 पानी 4 पानी तक देते हैं। जी, इसलिए किसान जागरूक हो रहा है और शासन की भी कुछ योजनाएं हैं उसका लाभ ले रहे हैं, महिलाएं भी ले रही हैं, किसान भी ले रहे हैं, और आगे बढ़ के और योजनाएं आएंगी तो उसका भी लाभ मिलेगा। सही बात है। तो किसान भाइयों को आगे बढ़कर योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, ये किसानों का मत है। और सच बात भी यही है कि किसानों को ये देखना चाहिए कौन सी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चल रही हैं, वो जाएं विकास खंड में जाएं या स्थानीय जो अधिकारी उनसे संपर्क करें, योजनाओं का लाभ लें और खेती किसानी को आगे बढ़ाएं। अब हमारे बीच में जो सफल किसान हैं, जागरूक किसान हैं, उनकी क्या समस्या है, कौन सी वो इस समय खेती कर रहे हैं, फसल की इस समय क्या स्थिति है, उन्हीं से जानते हैं। सर मेरा भी ये कहना है कि सोयाबीन की जब अपन बोनी करते हैं तो फूल फलिया की अपन कीटनाशक दवाई डालते हैं, फिर उसके बाद जब फलिया आती है तो फलिया झड़ना चालू क्यों हो जाती है। तो हाँ, युवा किसान कितने जागरूक और सजग हो गए हैं। और वो ये एक किसान भाई युवा ये जान रहे हैं कि जब फली आ जाती है, फली अवस्था में जब फसल हो जाती है तो फली अपने आप नीचे झड़ने लगती है। एक प्रमुख समस्या है गांव में, बताएं डॉक्टर साहब। अब जो आपने प्रश्न किया है ना, जे हमारी मतलब जो पूरी व्यवस्था एक तरफ और आखिरी में फली बनने के बाद फली यदि टपक जाए तो पूरा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता। तो ये समस्या सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। अब आपको बता दें कि अभी आप लोग आज से अपने खेत का भ्रमण करें, वहाँ पे जो दोनों लाइनों के बीच में अपन सफ़ेद तौलिया बिछा के देखेंगे तो एक हल्की सी बहुत बारीक किल्ली, उसको बड़ी होने में 15 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। मतलब उसमें देखेंगे तो आपने यूँ छिटकी तो वो यूँ बिल्कुल यूँ उछलती है, बिल्कुल सांप के बच्चे जैसी। तो वो इल्ली है ना, उसको ये मत मानो आप कहते हैं कि ये कोई खतरनाक नहीं है, क्योंकि छोटी दिखती है तो हम सोचते हैं छोटी है, ठीक। और साथ में हमने तौलिया बिछाई ना, उस लंबाई में यदि हमको 3-4 मिल रही हैं इल्ली तो समझ जाओ कि हमको इस पर दवा का स्प्रे करना है। और छोटी जब उसकी अवस्था है उस टाइम इसको कंट्रोल करना बहुत ही सरल रहता है, और तब तक वो इल्ली हो जाती है बड़ी। और फिर हमारा जो फूल से फली जिसको बोलते हैं छोटा जौआ, और फिर हम देखते हैं कभी जब जाते हैं तो हमको अच्छा ये इल्ली है ना जो फली काटने वाली, ये आपको दिन में नहीं दिखेगी, सुबह आप जाएंगे बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये पूरी बदमाश टाइप की रहती है, शाम को 4 बजे बाद खेत में उतरेगी और फिर धीरे से अपना रात में पूरा, और आपको एक पौधे के पास 2-4 फली टपकी हुई दिख जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि चूहा तो कोई नहीं है, वो ऐसी कतरन लगे, और जहाँ इसका दाना बनता है ना वहाँ इसका डंक रहता है, वो थोड़ा सा हल्का सा आपको डैमेज मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैंने बोला ना कि आप आज से ही अपने खेतों में भ्रमण करें और सिंपल कीटनाशक बिल्कुल सरल उसका स्प्रे कर दें, तो उससे करेगी जेली तत्काल ख़त्म हो जाएगी, आपका स्प्रे भी कम लगेगा और आप बढ़िया आगे त्योहार मना पाएंगे। आगे जब इसका जो 15 दिन का समय निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, फली का जो जॉइंट रहता है ना वहाँ वो हार्ड हो जाता है, फिर ये इल्ली रह भी नहीं पाती, और इसमें कोई कारण नहीं है। और कई जगह फिर क्या रहता है, इसी समय में जिनका सोयाबीन देर से बोया है ना, उसमें वो इल्ली फूल खाती है, तो बाद में बोलते हैं साहब हमारा सोयाबीन बांझ रह गया। तो और कुछ नहीं है, फूल को भी इल्ली खाती है और फली को भी इल्ली टपकाती है, और कहीं कोई कारण नहीं है। और साथ में ये कहते हैं जहाँ अपना इस साल ज़्यादा वर्षा हुई है ना, उसमें अपना जो मैंको जो फंजीसाइड आता ना, उसको थोड़ा सा और उस दवाई में कीटनाशक दवाई में घोल लें, तो हल्का सा कहीं फफूंद आती है ना, उससे वो फली गलने लगती है, तो वो बचाव अपना हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम आपको खर्चे की बात नहीं करेंगे। ये अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस समय जो चौपाल रखी गई है बहुत ही सही समय की चौपाल है मतलब। और सोयाबीन को तो जी बिल्कुल रामबाण, क्योंकि इस टाइम जो लोग एक्टिव हो जाएंगे उनका जो सोयाबीन है ना वो पूरा वो लोग अच्छा काट लेंगे, तो इसका ध्यान रखें आप लोग, ठीक। और आपका ये कृषि महाविद्यालय जो अपना मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है मंडी के पास, वहीं लगता है, वहीं मैं बैठता हूँ 10 से 5, ठीक। और अब तो हमारा जो चूँकि खुरई में मैं रहता हूँ, नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा, अपने जो ठाकुर साहब हैं इनको हम नंबर दे देंगे, तो आप लोग अपन बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। तो कृषि महाविद्यालय जो 2018 से खुला है उसका भी आप कुछ फ़ायदा ले लें, ठीक है।
किसान भाइयों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जो चौपाल आपने आज रखी है बनखरिया ग्राम जो जिला सागर में, बड़े सही समय पर रखी है, क्योंकि उस समय ज़रूरत थी। यहाँ वैज्ञानिक को चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ विशेषज्ञ आए और किसानों को आप देख ही रहे हैं समय पे सामयिक जानकारी दे रहे हैं। भगवान सिंह जी जो इस गांव के एक सफल किसान हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि वो जो नौजवान युवा किसान हैं उनको आप कैसे प्रेरणा देते हैं? को ट्रेनिंग के माध्यम से, आप खेत को ले जाने के माध्यम से, या किसी विभाग में ले जाकर उनको योजनाओं का लाभ दिलाते? मैंने अपने संपूर्ण शासकीय सेवा काल में किसानों के बीच रह के एक बात सीखी। किसान ये कहता है आप जो भाषण दे रहे हैं या आप जो बता रहे हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आप बोल रहे हैं उसको करके दिखाएं और उसका परिणाम जब हम देखेंगे, जब करेंगे। तो किसान को सबसे अच्छा अगर सुधार करना है तो उसको रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, परिणाम प्रदर्शन ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके आधार पर किसान करके देखेगा, उसको सफलता मिलेगी, फिर वो पीछे हटने वाला नहीं है, उसमें आराम से वो आगे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा किसान मेथड करके बताओ, रिजल्ट नहीं मिला और नहीं मानेगा। परिणाम प्रदर्शन ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, परिणाम मिलेगा वो शुरू हो जाएगा। तो परिणाम प्रदर्शन के लिए यही है, जैसे इस गांव में बलराम तालाब मैंने बनाया, जब उसके परिणाम मिले तो किसी को कहना नहीं पड़ा, किसी को मार्गदर्शित नहीं करना पड़ा कि आप तालाब बनाइए, किसान स्वतः शुरू हो गया और उसने बनाया। ऐसे ही अभी मेरे गांव में डेयरी का प्रचलन शुरू हुआ है। जो यहाँ पर हमारा भतीजा है भानु, वो साहिवाल और अच्छी किस्म की गाय, कुछ भैंसें ये लाया है और दूध का काम कर रहा है। किसान अगर संपन्नता देखेगा और ये देखेगा इससे इनको लाभ है तो वो इस जंग में उतरेगा और डेयरी के मामले में भी ये गांव बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी आशा है। सही कह रहे हैं आप। किसान भाइयों, खेती बाड़ी भी एक युद्ध से कम नहीं होती। जिस प्रकार हमारे देश के जवान अपने सीमा पर रहकर देश की रक्षा करते हैं, सजग रहते हैं, वैसे ही हमारे किसान भाई भी खेती बाड़ी करें तो वो सजग रहें, खेत को निरंतर देख रेख करें, किस चीज़ की कब आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें। तो निश्चित तौर से हम ये देख रहे हैं कि बनखरिया ग्राम में भगवान सिंह जी ने एक तालाब खोदा और उसका लाभ उठाया, तो धीरे धीरे इस गांव में 1, 2, 3 इस प्रकार 22 तालाब है। हमारी टीम ने जाकर देखा खेतों में और अनुभव किया कि किसान यहाँ के संपन्न हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कभी कभी तेज़ बरसात हो रही है, कभी धूप निकल आई है। तो ऐसे मौसम में हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर रघुवंशी जी से मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो अभी आपने प्रश्न पूछा कहना कि जो मौसम चेंज हो रहा है, इसमें मतलब हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए सर हमने जो एक सेशन चालू किया है किसान भाइयों के लिए कि अपने यहाँ पे किस्में बहुत सी निकलती हैं हर फसल की, जैसे सोयाबीन की भी बहुत सी किस्में हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि वो एक किस्म के पीछे बिल्कुल ना पड़ें। अभी ऐसे पानी बहुत ज़्यादा है तो बहुत से लोग एक गेहूँ की एक किस्म के पीछे चलना चालू हो जाएंगे। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि अपने पास बहुत सी किस्में हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में बहुत किस्में हैं। तो सोयाबीन की भी जो हमारे युवा किसान हैं, खासकर जो शिक्षित हैं और जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पूरा सही मैनेजमेंट करते हैं, तो वो लोग एक किस्म की बुआई बिल्कुल ना करें अपने को, और बीज घर का बनाना चालू करें। ये नहीं कि हम बीज बाज़ार से लेंगे तो अच्छा बीज आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो आज अपन चौपाल के माध्यम से इनको सलाह दे रहे हैं, तो इसमें ये ध्यान रखें कि हमको 4-5 प्रकार की किस्में ले आएँ, कुछ कम समय वाली, कुछ मध्यम समय वाली, कुछ ज़्यादा समय वाली। क्यों आजकल ये पता नहीं पड़ता कहना कि कब पानी कम हो जाएगा, कम लंबा खिंच जाएगा। तो इसलिए फसलों की देख रेख करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी और उनकी पूरी व्यवस्था करने में, और हमको जिसको हम बोल सकते हैं कि एक हिसाब से हमारा प्रकृति के खिलाफ हल्का सा बीमा हो जाएगा कि हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्यों कुछ हमने कम समय वाली लगा दी, कुछ मध्यम समय वाली, कुछ ज़्यादा समय वाली। आज हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं कि अभी नहीं कह पाएंगे कि पानी आगे कब तक बरसेगा, कुछ कोई कहने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि इसका सीधा सा हमको एक जो हमारे बोलते हैं हम हमारी भाषा में कि जैसे आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है, आप चाहे एक बार में 80,000 निकाल लाओ, बाद में आपको 20 बचे, और चाहे उसको 10-10 हज़ार में 10 बार निकालो। तो इस बार जो मेरे को एक अनुभव हो रहा है कि पानी जो बरसा है वो 80% हमारा लगभग बरस चुका है। आगे कहीं और कुछ भी चेंज आया तो हम कुछ गारंटी नहीं दे पा रहे। तो उसमें हमको बचने का तरीका यही है कि आगे भी हम जो फसला लगाएं उनमें 4-5 किस प्रकार की,
उसके लिए आप कृषि महाविद्यालय आ जाएँ, तो हम वहाँ से पूरा आपको बता देंगे अपने क्षेत्र के हिसाब से कि अपना स्थिति ये रही है पानी की, आगे आप लोग ये लगाएंगे तो अपने को फ़ायदा रहेगा। गेहूँ लगाएं, चाहे आगे अपना चना लगाएं, मसूर लगाएं, जो भी कुछ करेंगे तो उसके लिए हम आपको कृषि महाविद्यालय में सलाह दे देंगे। और बाकी बहुत जगह आपको कृषि विभाग भी सहायता करता है, उद्यानिकी विभाग भी सहायता करता है, तो ये आप ध्यान रखें। और साथ साथ में आपके सागर ज़िले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अब आप लोग इस गांव वाले कृषि विज्ञान केंद्र जो अपना सागर में हैं, वहाँ कितने लोग गए हैं, वहाँ जाके बोले उनसे कि सर हमको आपकी OFT और FLD प्रोग्राम हमारे खेत पे करके बताइए। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? सर एक होता है OFT, ऑन फार्म टेस्टिंग, मतलब किसान के खेत पे करके बताना, जो अभी बता रहे थे ठाकुर साहब कि परिणाम बताएं, उसमें पूरी व्यवस्था भी आएगी और रिजल्ट भी आएगा। जब हमारा परिणाम अच्छा आ गया तो उसको फिर हम लगाएं रोड के किनारे, फ्रंट लाइन, FLD मतलब फ्रंट लाइन, सामने कोई दूसरे गांव के निकले तो देखें जी कौन ने लगाई है, कैसे लगाई है, तो उनका अपने आप रुकने मन हो जाएगा कि यार इसको अच्छा लग रहा है, कहाँ की वैरायटी है, इसमें क्या व्यवस्था करी है, कैसा इसमें खाद दिया है, कैसा पानी दिया है। तो ये दोनों प्रोग्राम है ना, उनको आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र से मांग के लेके आएँ, उनसे बोलें कि हमारे गाँव को भी शामिल किया जाए। और सबको देना संभव नहीं है, लेकिन गाँव में 5 लोगों को दे सकते हैं, तो ये FLD और OFLD अपने गाँव में करवाएँ। उससे आपको पूरी खाद की मात्रा, बीज की उपचार, बीज की किस्म सब आ जाएगा उसमें। तो ये हम आपको सलाह दे रहे हैं, इससे अपनाएं और अपना लाभ लें। अब हमारे प्रदेश के बल्कि इस गांव के किसानों को, आपके जिला सागर के किसानों को आप क्या सामयिक और अंत में सलाह देना चाहेंगे? अब जो मैंने कई बार रिपीट किया है कि भाई हमारी सोयाबीन फसल है, उसका नियमित निरीक्षण करें, उर्द बोई है उर्द का निरीक्षण करें, मक्का बोई है मक्का का निरीक्षण करें, और उन फसलों को समय अनुकूल कम लागत वाली अपनी कृषि क्रियाएँ करके उनका उत्पादन लें। ज़्यादा लागत और ज़्यादा किसी भी भ्रम में ना रह के जो है उससे उपज लेके अपना उनका तो हो गया, जो लाभ हो जितना अपने को मिले उसको संभालें जी। और साथ साथ में आगे जैसी स्थिति बनती है अपनी मौसम की, पानी की, उसके अनुसार रबी मौसम की तैयारी करें जी। तो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जिला सागर में अर्थात विकासखंड खुरई में लगभग जो पानी की ज़रूरत होती है वो 80% की पूर्ति हो गई है। इसके बाद भी और अधिक पानी गिरता है तो अच्छी बात है, मानसून सक्रिय हो जाएगा। पर आज की स्थिति में ये है डॉक्टर साहब, ये तो अपन ने खरीफ के मौसम की सोयाबीन प्रमुख फसल यहाँ होती है उसकी बात करी और मक्का की बात की, पर जो किसान भाई धान का रोपण करते हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अब जो जिन किसान भाई ने धान में रोपण कर दिया है, वैसे तो क्या होता है अपने यहाँ अभी इसी खुरई एरिया में धान का एरिया कम ही है मतलब, लेकिन फिर जिन किसान भाइयों ने लगाया है तो वो यही ध्यान रखें कि अभी तो पानी अपने खेतों में पर्याप्त है, एक तो पानी की कमी ना होने दें, मतलब अपनी जो ज़मीन है उससे 4 अंगुल पानी हमेशा खेत में रहे, ठीक। और साथ साथ में क्या है उसमें यदि अपन ने स्टार्टिंग में जिंक सल्फेट का उपयोग किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बाद में क्या होता है उसमें एक झुलसा रोग आता है, जिससे पूरी फसल जल जाती है, पूरी एकदम से खैरी हो जाएगी, जिसको खैरा रोग बोलते हैं अपन, तो वो होती है सिर्फ जिंक की कमी से। तो अब इस टाइम मतलब अपने को उसमें यदि जिन्होंने जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं किया तो वो अपना जो जिंक आता है हाई जिंक जिसको बोलते हैं, वो करीब 8 से 12 किलो के बीच, 8 से 10 किलो प्रति एकड़ अपना भुरकाव कर दें, तो उससे क्या रहेगा कहते हैं कि जो धान की स्थिति है ना वो उस रोग से हमारी बच जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई धान उत्पादक किसानों के लिए। तो एक सफल किसान हमारे बीच में ही है भगवान सिंह जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप जैसे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो किसान बंधुओं से ये हमेशा कहना रहा है, वो मैं कहता आया हूँ कि सुबह 5 बजे उठो, शाम 6 बजे तक काम करो, बीच में 1 घंटे रेस्ट करो, पूरे दिनों में काम लगा के रखो, कोई भी काम बंद होना नहीं चाहिए। काम करोगे धन आएगा। अब काम कैसे ढूंढा जाए तो डेयरी करो, कंपोस्ट खाद बनाओ, जैविक कीटनाशक तैयार करो, बछड़ा बछड़ियाँ बना के उनको बेचो, आर्थिक संपन्नता ले आओ, दाल बनाओ, आटा बनाओ, बड़ी की फैक्ट्री खोलो, ऐसे विभिन्न कार्य करो। खेती के साथ साथ जब तक अन्य काम नहीं करोगे तो संपन्नता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। कारण उसका प्रमुख ये है, खेती पूरी नेचर पर डिपेंड है। आपको जो जो करना है करते रहिए। ये बारिश देखिए, 36 इंच बारिश लगातार होने से एक रिकॉर्ड बना है, जिससे वाटर लॉगिंग स्थिति बनी। सोयाबीन में स्थिति ये बन गई है
कि जो किसान की लागत है वो नहीं पूरी हो रही। सच कह रहे हैं तो आप। इस प्रकार से किसान चाहे तो, और किसान ही जैसा धंधा मैं समझता हूँ कोई धंधा नहीं है। स्वतंत्र है, वो घर का राजा है, किसी का दबा हुआ नहीं है। उसको काम करना चाहिए, रुचि लेना चाहिए। किसान ही तो पूरे देश के नागरिकों का पेट भरता है। किसान भाइयों, निश्चित तौर से किसान मेहनत करता है, तभी हमारा देश खाद्यान्न रूप से काफ़ी आत्मनिर्भर है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि जिला सागर के ग्राम बनखिरगिया में एक चौपाल का जो कार्यक्रम था कितना सफल रहा। किसानों ने अपनी सफलता के राज बताए, विशेषज्ञ से किसानों ने अपनी सामयिक जानकारी ली, ये जाना कि सोयाबीन में क्या करना चाहिए, मक्का में क्या करना चाहिए और धान फसल में इस समय क्या काम करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी का लाभ आप सभी किसान भाई उठाएंगे और दूसरे किसानों को भी बताएंगे। अगली चौपाल में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।